हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील चौधरी और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वायरस की डिस्कवरी और स्ट्रक्चर के बारे में। बात करेंगे हम विषाणु की संरचना और उसकी खोज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपन विषाणु के इतिहास या इसकी खोज से। तो सन 1884 के अंतर्गत 1884 में फ्रेंच सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक थे, नाम था इनका चार्ल्स कैम्बरलैंड। इन्होंने एक फिल्टर का आविष्कार किया जिसे कहा गया कैम्बरलैंड फिल्टर। और इस फिल्टर की खासियत ये थी कि इसकी जो पोर साइज थी, इनमें जो छिद्रों का आकार था वह आकार जीवाणुओं से छोटा था। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब इसके माध्यम से यह उस सॉल्यूशन को, उस विलयन को पार कर सकते थे जिसके अंदर से उनको जीवाणुओं को हटाना था। ठीक है। तो अब इस फिल्टर को यूज़ करके इन्होंने क्या किया, तरल से जो जीवाणु हैं उनको पूर्ण रूप से हटा लिया, या यूँ कह सकते हैं तरल को अब जीवाणु मुक्त वो कर सकते थे। He could pass a solution containing a bacteria through the filter and completely remove them from the solution। तो अब वो तरल को इन फिल्टर से पास कर सकते थे और उनसे जीवाणुओं को हटा सकते थे। इसी प्रकार से सन 1892 के अंतर्गत 1892 में रशिया के जीव वैज्ञानिक थे, नाम था इनका दिमित्री इवानोव्स्की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैम्बरलैंड जो फिल्टर थे उनको यूज़ किया और किसका अध्ययन किया, टोबैको मोज़ेक जो वायरस हैं, विषाणु हैं, उनका अध्ययन किया। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो संक्रमित तंबाकू का पादप था उससे पर्णों को लिया, उन्हें क्रश किया। क्रश करने के बाद में इन जो पर्णों का जो तरल था उसको कैम्बरलैंड फिल्टर से पास करवाया। लेकिन क्या देखा इन्होंने कि पास कराने के बावजूद भी जो फिल्ट्रेट बचा, यानी कि जो तरल निकल के आया कैम्बरलैंड फिल्टर्स के अंदर से, वो अभी भी संक्रामक था, अर्थात वो नए पादपों को संक्रमित कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीवाणु है वो तो हट गए कैम्बरलैंड फिल्टर से छानने के बाद, परंतु अभी भी वो संक्रामक था। इसका मतलब ये जीवाणु जनित रोग नहीं होके कुछ और इसका कारण हो सकता है। तो इवानोव्स्की ने उस टाइम का क्या कहा, उन्होंने सजेस्ट किया कि हो सकता है कि यह कोई टॉक्सिन हो जो कि जीवाणु से उत्पन्न हुआ हो, जीवाणु से उत्पन्न होने वाला कोई विष था जिसके वजह से हो सकता है कि ये रोग हो रहा हो। नेक्स्ट जो 1898 आया उसके अंतर्गत डच सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आपके मार्टिनस बेजरिंग। ठीक है। तो ये डच जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फिल्ट्रेट था उसके अंदर एक नए प्रकार का संक्रामक कारक का होना बताया। ठीक है। और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो संक्रामक कारक है वो केवल और केवल उन्हीं कोशिकाओं में गुणन कर सकता है जो कि नियमित रूप से विभाजित हो रही हों, अर्थात जो कोशिकाएं जीवित हों। और इनको इन्होंने नाम दिया कंटेजियम विवम फ्लूइडम या सॉल्युबल लिविंग जर्म। ठीक है। इसी क्रम में सन 1939 में जो वेंडल स्टेनले और मैक्स लॉफर थे, इन्होंने क्या किया कि जो वायरस है उसके प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड यानी आनुवंशिक पदार्थ और प्रोटीन को पृथक करने का कार्य किया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन विषाणुओं की सामान्य संरचना के बारे में।
तो किसी भी विषाणु की सामान्य संरचना में दो मुख्य घटक होते हैं, एक जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लिक एसिड या आनुवांशिक पदार्थ, और दूसरा प्रोटीन का आवरण जो कि आनुवांशिक पदार्थ को घेरे हुए रहता है, जिसे अपन कहते हैं कैप्सिड इंग्लिश में। तो एक तो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा कैप्सिड, तो सम्मिलित रूप में इसको कहेंगे अपन न्यूक्लियो कैप्सिड। तो वायरस किससे निर्मित है? न्यूक्लियो कैप्सिड से निर्मित है। अब जो लिपिड एनवलप है वो भी कुछ आपके जो एनिमल वायरसेस हैं उनके अंदर देखने को मिलता है, यानी कुछ जो जंतु विषाणु हैं उनके अंदर आपको एक वसीय आवरण भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अब जो एंटायर संपूर्ण रूप से जो इंटैक्ट वायरस होता है उसे अपन कहते हैं विरियन। बेसिकली अपने को पता है कि जो विषाणु है ये सजीव और निर्जीव के बीच का लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है। अपन जानते हैं कि यदि विषाणु जीवित कोशिका के अंदर है तो ये सजीव है, और जीवित कोशिका से बाहर है तो ये निर्जीव है। तो यदि विषाणु जो है वो जीवित कोशिका के अंदर है तब तो उसे अपन कहेंगे विषाणु या वायरस, परंतु यदि जो विषाणु है वह जीवित कोशिका से बाहर है उस स्थिति में उसे नाम दिया जाता है विरियन। अब जो घटक अपन ने बताए वायरस के, उनकी संरचना और उनका संगठन जो है वो वेरी कर सकते हैं, उनमें विभिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन वायरल जीनोम्स के बारे में, विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ के बारे में। अब जो विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है यह हो सकता है सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, यानी कि एक रज्जुकीय या द्विरज्जुकीय डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। अब जो आनुवांशिक पदार्थ का आकार है इसके अंदर बहुत ज़्यादा भिन्नताएं देखने को मिलती है। यह हो सकता है कि 5 से 10 केबी का यानी किलो बेस पेयर का ही हो, जैसा कि अपने को देखने को मिलता है पेपोवाविरिडी या पर्वोविरिडी के अंदर, और हो सकता है कि 100 से 200 केबी तक हो, जैसा कि देखने को मिलता है हर्पीस विरिडी और पॉक्स वायरस के अंतर्गत। ठीक है। यदि अपन बात करें ज्ञात संरचनाओं के बारे में विषाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ की, तो उसे निम्न भागों में बांटा जा सकता है। ये हो सकते हैं आपके डीएनए वायरस या हो सकते हैं आरएनए। मुख्य रूप से अपन कह सकते हैं या तो वायरस का जीनोम डीएनए होगा या वायरस का जीनोम क्या होगा? आरएनए होगा। यदि डीएनए वायरस हैं तो ये दो भागों में फिर बांट सकते हैं इसको। हो सकता है कि डीएनए क्या हो, ये डबल स्ट्रैंडेड हो। ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड के अंदर भी हो सकता है कि ये श्रृंखलित लीनियर हो या कुंडलित हो। इसी प्रकार से डीएनए वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस भी हो सकते हैं, और इनमें भी दो भाग हो सकते हैं, लीनियर या सर्कुलर। इसी प्रकार से जो आरएनए वायरस हैं ये हो सकते हैं आपके द्विरज्जुकीय श्रृंखलित या हो सकता है एक रज्जुकीय श्रृंखलित। अब एक रज्जुकीय श्रृंखलित में भी ये प्लस सेंस वाले हो सकते हैं और माइनस सेंस वाले। प्लस सेंस वाले का मतलब ये हो गया कि ऐसा एमआरएनए या ऐसा आरएनए जिसको सीधे रूप में अपन कह सकते हैं कि अनुवादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ट्रांसलेशन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। आगे बात करेंगे इसके बारे में विस्तार से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोटीन के कैप्सिड्स के बारे में। वायरस का जो जीनोम है या आनुवांशिक पदार्थ है यह घिरा हुआ रहता है एक आवरण से, प्रोटीन के आवरण से, जिसे अपन कहते हैं कैप्सिड। इसके बारे में अपन पहले भी बात कर चुके हैं। अब जो कैप्सिड है यह पुनरावर्तिक संरचनात्मक इकाइयों से निर्मित होता है, जो कि अपन कह सकते हैं व्यवस्थित रहती है दो अलग अलग प्रकार की या दो मुख्य सममितिक संरचनाओं में व्यवस्थित रहती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में व्यवस्थित रहती है, जो हो सकती है आपके या तो हेलिकल कुंडलित या हो सकता है आपके आइकोसाहेड्रल।
ठीक है। तो या तो विषम तलीय हो सकती हैं ये जो आपके प्रोटीन के कैप्सिड्स होते हैं, या ये व्यवस्थित हो सकते हैं एक कुंडलित रूप में। अब जो सरल रूप हैं उनके अंदर ये जो उप इकाइयाँ होती हैं, सब यूनिट्स होती हैं, ये एक ही प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होती हैं। परंतु बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे आपको यह संरचनात्मक इकाइयाँ जो हैं वो एक से अधिक प्रोटीन से निर्मित मिल सकती हैं। ठीक है। अब विस्तार पूर्वक बात करते हैं। जो अपन ने दो सममित संरचनाएं बताई थी, एक जो होते हैं हेलिकल कैप्सिड्स हो सकते हैं। अब जो हेलिकल कैप्सिड्स हैं उसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपके पादपों में पाया जाने वाला टोबैको मोज़ेक वायरस। देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। ठीक है। इसके अंदर जो जीनोम होता है वह होता है एक रज्जुकीय आरएनए, और यह एक रज्जुकीय आरएनए चारों ओर से एक ही प्रकार के प्रोटीन से घिरा हुआ रहता है, जिसका आकार होता है 17.5 किलो डाल्टन। ठीक है। अब जो प्रोटीन है, यह जो जीनोम है वायरस का, उसके चारों ओर कुंडलियों के रूप में, कुंडलित रूप में, देख सकते हैं अपन इस चित्र के माध्यम से, कुंडलित रूप में व्यवस्थित रहता है। ये न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर कुंडलित रूप में उपस्थित है क्या? कैप्सिड या प्रोटीन का कोट। अब जो हेलिकल कैप्सिड्स हैं वह ज़्यादा जटिल भी हो सकते हैं, जिसके अंदर उपस्थित हो सकता है एक से अधिक प्रकार की प्रोटीन उप इकाइयाँ। कुछ जो कह सकते हैं जंतु जीवाणुओं के कुल हैं, उनके अंदर भी हेलिकल या कुंडलित न्यूक्लियोकैप्सिड पाया जाता है। जैसे कि आपके ऑर्थो मिक्सोविरिडी हो गई, जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा होती है, या रैप्डोवायरिडी विरिडी हो गई, जिसे अपन कहते हैं रेबीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइकोसाहेड्रल कैप्सिड्स के बारे में। जो आइकोसाहेड्रल कैप्सिड्स होते हैं, ये है, इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन की उप इकाइयाँ होती हैं, कैप्सोमर्स जिसे अपन कहते हैं, वो क्या होती हैं, एक खोखले क्वासी स्फेरिकल स्ट्रक्चर, यानी कि अर्ध गोलाकार जो संरचना होती है उसके चारों ओर व्यवस्थित रहती है। ठीक है। जिसके अंदर जीनोम उपस्थित रहता है। देख सकते हैं अपन इस चित्र के माध्यम से, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर क्या उपस्थित है, आपके कैप्सोमर्स उपस्थित हैं, प्रोटीन की इकाइयाँ उपस्थित हैं। अब जो एक इकोसाहेड्रन है, इसको डिफाइन कर सकते हैं अपन किस रूप में, कि यह निर्मित होता है किससे, 20 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस, यानी कि 20 आपके समबाहु जो त्रिकोण होते हैं, त्रिकोणीय मुख होते हैं, उनसे ये निर्मित होता है, जो कि उपस्थित रहते हैं आपके जो स्फीयर है, जो गोला है, उसके सतह पर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कुछ जो वायरस होते हैं उनके अंदर एक वायरल एनवलप पाया जाता है। ठीक है। एक आवरण होता है। तो कुछ एनिमल जो वायरस होते हैं उनके चारों ओर एक मेम्ब्रेन, यानी कि प्रोटीन का जो कैप्सिड है उसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन उपस्थित रहती है, जिसे अपन कहते हैं एनवलप। जो एनवलप होता है ये लिपिड की एक बाइलेयर से निर्मित होता है, यानी कि 2 लिपिड्स की लेयर्स इसके अंदर उपस्थित होती हैं। और ये जो लिपिड है, ये वायरस सामान्यतः लेता किससे है, ये लेता है अपने होस्ट से, यानी जिस जीव को ये इन्फेक्ट करते हैं, संक्रमित करते हैं, वहाँ से इस एनवलप का निर्माण होता है। साथ ही साथ इस जो एनवलप है, इसके अंदर कुछ वायरस के द्वारा निर्मित प्रोटीन भी उपस्थित रहते हैं, जो कि सामान्यतः होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। अब ये जो वायरल प्रोटीन हैं, इनके अनेक कार्य हैं। जैसे कि यह जो होस्ट होता है, होस्ट कोशिका होती है, उसके रिसेप्टर को पहचानने में सहायता करता है। साथ ही साथ ये मेम्ब्रेन को फ्यूज़ करने के अंदर सहायता करता है, कोशिका के अंदर प्रवेश करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से इसके अनेक कार्य भी हैं। तो ये बात हुई जीवाणुओं के इतिहास, खोज और इनकी सामान्य संरचना के बारे में। धन्यवाद।